नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आपका स्वागत है। सवाल ये नहीं है कि राहुल गांधी की संसद से सदस्यता चली गई, और न ही सवाल ये है कि राहुल गांधी अब 6-8 सालों के लिए चुनावी राजनीति से दूर हो गए हैं, क्योंकि इस दौर में कितने ही सवाल उठे, उन सवालों का हश्र क्या हुआ यह सबने देखा है। धर्म और राष्ट्रवाद के आसरे चुनाव को अपने अनुरूप साधने की कला में माहिर मोदी सरकार ने किसी भी सवालों का जवाब नहीं दिया। सबसे बड़ा सवाल इस देश का क्या है और कितने सवाल उठे, उन सवालों का क्या हश्र हुआ, जिस पर हम आए। इससे पहले आज हमने यह जानने की कोशिश की कि आखिर दुनिया में कानून क्यों बने, किसके लिए बने। हमारे लोगों ने ढूंढ कर निकाला कि कानून किसके लिए बने हैं। आप जानकर चौंक जाएंगे और सोचेंगे कि क्या इस देश में सब कुछ कानून के अनुरूप हो रहा है। कानून, रूल ऑफ लॉ सबके लिए है, यह कहा जाता है। 1901 में ईरान में एक पत्थर मिला जिस पर क्राइम और उस पर निर्धारित दंड का ब्यौरा था, पर यह पत्थर ईरानी नहीं था, बेबीलोनियन था, जिसे वहां से लूट कर लाया गया था। बेबीलोन मेसोपोटामियन सभ्यता का पहला साम्राज्य। ईसा से 1800 साल पहले तब भारत में सिंधु घाटी सभ्यता अपने चरम पर थी। पत्थर पर राजा हम्मुराबी के कानून लिखे थे। पहले प्रस्तावना था, अंत में उपसंहार और बीच में अधिकांश हिस्से में कानून, अपराध और उसके दंड निर्धारित थे। ये अपराध करोगे आप तो ये सजा मिलेगी, यह पत्थर में लिखा हुआ। मानव इतिहास की दृष्टि से यह लिखित रूप से पहला कानून था। इसका यह मतलब नहीं है कि इससे पहले नियम कानून नहीं थे। छोटे छोटे सभ्यताओं में, कबीलाओं में बटे समाज के अपने नियम होते थे, कबीलाओं के अपने कानून होते थे, लेकिन बृहद रूप से जब कबीला बड़े होने लगे और विभिन्न कबीला एक हो गए, तब शायद इस तरह की लिखित कानून की जरूरत महसूस की गई होगी। यह केवल क्रिमिनल कानून था, सिविल कोड इसमें नहीं था, यानी संपत्ति का बंटवारा या पारिवारिक विवाह इस तरह की बातें नहीं थी। यह विशुद्ध रूप से इस पत्थर में केवल क्रिमिनल कानून थे। इसके बाद मोसेस से, कमांडेंट से लेकर नेपोलियन कोड का भी जिक्र सामने आया है। नेपोलियन कोड ज्यादा दिन नहीं चला, क्योंकि उसमें सामाजिक मामले को भी शामिल कर लिया था और वह 15 साल में ही ढल गया। इसके बाद देश बनते गए, देश के अपने संविधान और कानून बनते चले गए। लेकिन प्रस्तावना में क्या है उस पत्थर में, यह सबसे महत्वपूर्ण बात है और यहीं से शुरू होती है कि कानून किसके लिए है, क्यों है और इसे बनाया किस लिए गया है। दरअसल प्रस्तावना में साफ लिखा है ताकि ताकतवर लोग अन्याय न कर सके, कमजोर को दबा न सके। यह कानून की मूल अवधारणा है। हालांकि अब अवधारणा के रूप में कहा जाता है सबको न्याय, लेकिन उस पत्थर में जो लिखा है वह यही लिखा है ताकि ताकतवर लोग कमजोर पर अत्याचार न कर सके, उन्हें दबा न सके। लेकिन इस दौर में क्या हो रहा है, इस दौर में तो सवाल पूछना तक कठिन हो गया है। कितने पत्रकार, कितने एक्टिविस्ट, कितने नेता
प्रताड़ित हुए हैं इस दौर में जिसकी गिनती आप नहीं कर सकते। सवाल इतने सारे हैं कि आप सवाल पूछ नहीं सकते। नोटबंदी आखिर क्यों की गई, यह सवाल अब भी कायम है। पेगासस के जरिए लोगों के बेडरूम में झांकने की कोशिश हुई, लेकिन आप सत्ता को कटघरे में खड़ा नहीं कर सकते। जीएसटी की विसंगतियां हो या फिर राफेल जैसे महत्वपूर्ण रक्षा सौदा हो, आपको कोई जानकारी नहीं दी जाएगी, क्योंकि यह सत्ता इसी ढंग से चलती है। यह जानती है कि धर्म और राष्ट्रवाद के आसरे हम चुनाव जीत ही जाएंगे, तो फिर उसे किसी की परवाह क्यों रहेगी। सवाल बहुत सारे हैं। सबसे बड़ा सवाल तो महंगाई का है। आप यकीन नहीं करेंगे कि एक तरफ आम आदमी महंगाई से त्रस्त है, तो दूसरी तरफ कारपोरेट टैक्स में छूट पर छूट दी गई। 875 लोगों से अधिक ऐसे लोग हैं इस देश में, बड़े लोग, जिनके लोन नहीं पटाने पर या जिनके कर्जे को राइट ऑफ कर दिया गया, रिटर्न ऑफ कर दिया गया, लेकिन उसका भार आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। पेट्रोल डीजल में खून निचोड़ने वाला टैक्स भी आम लोगों के पेट पर वार करने वाला है। लेकिन आप इस दौर में सवाल इसलिए नहीं पूछ सकते क्योंकि सूट बूट की सरकार कहने मात्र से ही कोई जेल के सलाखों के भीतर चला जाए, तो फिर आप सवाल कैसे करेंगे। मित्र प्रेम में इस देश के रक्षा उत्पादन जैसे क्षेत्रों में भी राष्ट्रीय हित की अवहेलना की गई। विदेशों से पैसे आए गए, किस कंपनी से आए, किसने पैसे लगाए, आपको कोई जानकारी नहीं दी जाएगी, बल्कि आप सवाल उठाएंगे तो आपके मुंह में ताले जड़ दिए जाएंगे। ऐसे कितने ही मामले हैं। महंगाई, बेरोजगारी, देश की आर्थिक बदहाली और सत्ता की मनमानी। इन सवालों का इसलिए अब कोई मतलब नहीं रह गया है क्योंकि सत्ता ने साफ तौर पर चेतावनी दे दी है या संकेत दे दिया है कि जो भी मुंह खोलेगा उसका हश्र क्या होगा यह किसी से छिपा नहीं है। चाहे आप अच्छा काम करें इस सत्ता से, तो आपको जेल के सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा, यह अरविंद केजरीवाल कहते हैं। चाहे आप सवाल उठाएंगे, जवाब नहीं दिया जाएगा। संसद में किस तरीके से राहुल गांधी के सवाल को कार्रवाई से बाहर कर किया गया, इस देश ने देखा है। तब सवाल राहुल गांधी की चुनावी राजनीति से दूर होने का नहीं है। सवाल तो उस लोकतंत्र के और उस लोकतांत्रिक ढांचे को लेकर उत्पन्न भ्रम की स्थिति का है। सवाल बहुत सारे हैं, सवाल कितने भी उठा लें आप, लेकिन यदि सत्ता जवाब देना नहीं चाहेगी तब आप क्या कर लेंगे। और यदि लोगों ने यह तय कर लिया है कि हिंदू इन्हीं के हाथ में रक्षित है, देश इसी के हाथ में सुरक्षित है, तब सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि इस परिस्थिति से विपक्ष कैसे निपटेगा। आम आदमी महंगाई के मार्ग से त्रस्त होता जा रहा है। युवाओं के सामने बेरोजगारी का सबसे बड़ा संकट खड़ा हो गया है। तब क्या होगा यह आने वाले दिनों में देखना होगा, क्योंकि अभी तो लड़ाई पिछड़े वर्ग के अपमान को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दी है। आप एक बार उस पूरे लाइन को देखिए और समझिए कि क्या राहुल गांधी ने सचमुच मोदी समाज को अपमानित किया है। क्योंकि इससे पहले देश के प्रधानमंत्री ने जब झूठ बोला, लगातार झूठ बोला, एक दो बार नहीं कई बार झूठ बोला, तब प्रधानमंत्री की गरिमा या प्रधानमंत्री के पद का अपमान नहीं हुआ, उसे नहीं माना गया अपमान। पहनावे से लेकर गोली मारो के नारे भी किसी समाज के लिए
अपमानित करने वाला नहीं था। किसी समाज को धर्म के आधार पर आतंकवादियों से जोड़ देना भी अपमान नहीं है, लेकिन सिर्फ यह कह देना कि जितने भी चोर हैं, ललित मोदी, नीरव मोदी, मोदी क्यों है, अपमान हो गया पूरे पिछड़े वर्ग का। तो फिर आने वाले दिनों में राजनीति किस करवट बदलेगी, अभी से कहना बेहद कठिन है। धन्यवाद।